Most welcome in this session. Today we shall discuss the most important questions of inclusive education and special education. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समावेशी शिक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे यूजीसी नेट, सी टेट, यूपी टेट, डी ट्रिपल एस बी, के बी एस, एन बी एस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो टीचिंग से रिलेटेड है। इसके साथ साथ बी एड, एम एड और जो टीचिंग कोर्सेज हैं जहां पर इंक्लूसिव एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको पीडीएफ प्राप्त करा दिया जाएगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है। ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी मेंटल रिटार्डेशन, ऑप्शन सी ऑटिज्म, ऑप्शन डी एडीएचडी। यहाँ पर बात हो रही है लर्निंग डिसेबिलिटी का कौन सा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे राइट रिस्पॉन्स हमारा होगा ऑप्शन ए, ठीक है, जो कि राइट रिस्पॉन्स होगा। ओके, यहाँ पे राइट रिस्पॉन्स हमारा होगा डिसलेक्सिया, ठीक है। डिसलेक्सिया को हम बोलते हैं रीडिंग डिफिकल्टी, जहाँ पे रीडिंग में डिफिकल्टी होती है वो डिसलेक्सिया होता है। अब मेंटल रिटार्डेशन की हम बात करते हैं तो ये मानसिक मंदिता होता है, मानसिक मंदित बालक। ऑटिज्म और एडीएचडी ये हमारे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करते हैं, द हैंड राइटिंग प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिकल्टीज। हिंदी में इसको बोलेंगे वह अधिगम अक्षमता जिसमें लिखावट या हस्तलेखन में कठिनाई शामिल होती है। ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी डिस्पेसिया, ऑप्शन सी डिस्कैल्कुलिया, ऑप्शन डी डिस्ग्राफिया। जब हम बात करते हैं यहाँ पर राइटिंग डिफिकल्टीज की, तो राइटिंग की मतलब सीधे सीधे ग्राफ करना, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया, जो हमारा राइट रिस्पॉन्स होगा। ऑप्शन ए जो हमारा दिया गया डिसलेक्सिया, उसका मतलब यहाँ पे रीडिंग डिसेबिलिटी, या हम बोल सकते हैं यहाँ पर इनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। दूसरा हमारा यहाँ पे डिस्कैल्कुलिया, डिस्कैल्कुलिया में कैलकुलेशन लगा है, तो कैलकुलेशन में जिनको प्रॉब्लम होती है, नंबर्स में प्रॉब्लम होती है, अंक गणित में प्रॉब्लम होती है, या गणितीय गणनाओं में प्रॉब्लम होती है, वो डिस्कैल्कुलिया। डिस्पेसिया में हम बोलेंगे यहाँ पे जिनको ध्वनि विकार है, साउंड डिसेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। यहाँ पर बात हो रही है कौन सा जो पेयर है हमारा वो मैच नहीं कर रहा है, ठीक, इनकरेक्ट है। पहला हमारा है डिसलेक्सिया न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये हमारा मैच कर रहा है, ठीक है। डिसलेक्सिया जो प्रॉब्लम है या लर्निंग डिसेबिलिटी जो प्रॉब्लम है वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, ठीक है, या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं हम लर्निंग डिसेबिलिटी को, उसी के टाइप्स होते हैं। दूसरा हमारा स्टैमरिंग स्पीच डिसऑर्डर, इसको बोलते हैं हकलाना, तो ये हकलाना एक हमारा ध्वनि विकार है, ठीक है। थर्ड है हमारा एपीडी विजुअल डिसेबिलिटी। यहाँ पर जो एपीडी है, एपीडी का फुल फॉर्म है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। जब हम बात करते हैं ऑडिटरी की, तो ऑडिटरी का सीधा सा मतलब हियरिंग सेंस का इन्वॉल्व होना, और यहाँ पर आंसर दिए हैं कि मैच क्या किए हैं, विजुअल ऑडिटरी। तो ये हमारा राइट रिस्पॉन्स होगा जो कि इनकरेक्ट पेयर है, ऑप्शन सी राइट होगा। अब हम बात करते हैं एपीडी क्या होता है। एपीडी इज आल्सो नोन एज सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसके साथ साथ प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, प्रॉब्लम होती है डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग द साउंड इंक्लूडिंग स्पोकन वर्ड्स। ध्वनियों को सुनने में अक्षम होते हैं और जो शब्द बोले जाते हैं उनको भी नहीं समझ पाते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द सिम्टम्स ऑफ ए लर्निंग डिसेबिलिटी। सीखने के प्रति अक्षमता का लक्षण है टेंडेंसी टू escape, रेस्टलेस, एनर्जेटिक एंड डिस्ट्रक्शन। यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है ये डी ट्रिपल एस बी में ऑलरेडी पूछा गया है। एनर्जी के बाद में यहाँ पे डिस्ट्रक्शन भी ऐड कर लेना है, ठीक है। ऑप्शन बी। सी है हमारा स्ट्रॉन्ग मेमोरी पावर, ऑप्शन डी लैक ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है हमारा टेंडेंसी टू escape, शिक्षा के प्रति भागना या शिक्षा के प्रति झुकाव ना होना। रेस्टलेस की जब हम बात करते हैं असहज रहना, एनर्जेटिक एंड डिस्ट्रक्टिव, जो एनर्जी होती है वो गलत कार्यों में लगाते हैं, मतलब सही कार्यों में नहीं रहती है वहाँ पे। थर्ड हमारा स्ट्रॉन्ग मेमोरी पावर, उच्च स्मृति क्षमता, तो ये तो
उसका एग्जाम्पल है ही नहीं, क्योंकि अगर स्ट्रांग मेमोरी पावर होगी तो बच्चा वहाँ पे नॉर्मल हो गया, नॉर्मल आईक्यू से बेटर होगा। लैक ऑफ मोटिवेशन, अभी प्रेरणा का अभाव। तो यहाँ पर जो राइट रिस्पॉन्स हमारा होगा वो होगा ऑप्शन बी, रेस्टलेस, एनर्जेटिक एंड डिस्ट्रक्टिव। देखो, नॉर्मल बच्चे क्लास में सीखते हैं नॉर्मल पेज से। जब हम बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों की, तो इन बच्चों का जो लर्निंग पेस होता है नॉर्मल बालकों से स्लो होता है और धीमी गति से सीखते हैं। नॉर्मल बच्चों का कोई टास्क दिया गया वो कंप्लीट हो गया, आराम से बैठे हैं, ठीक, और टास्क में आगे बढ़ रहे हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों के टास्क कंप्लीट नहीं होते हैं, पीछे रहते हैं, ठीक है, लर्निंग रेट स्लो होता है। जब टास्क कंप्लीट नहीं होता तो वो अपने आप असहज होते हैं और कोशिश करते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे क्या रहता है, रेस्टलेस लगते हैं वो वहाँ पे। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर हमको मैच कराना है, क्या, मैच द फॉलोइंग डिग्री ऑफ इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। बौद्धिक अक्षमता की कुछ कैटेगरी, कुछ क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, जो कि आप क्लासिफिकेशन ऑफ आईक्यू वाले टेबल में जाएंगे, वहाँ पर आपको इंटेलिजेंस का जो क्लासिफिकेशन है वो टेबल मिल जाएगा और कैटेगरीज मिल जाएंगी। यहाँ पर हमको मैच कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो माइल्ड है, माइल्ड को हम यहाँ पर मैच कराएंगे, ठीक है। पहला माइल्ड है हमारा यहाँ पर, दूसरा मॉडरेट है, सीवियर है, तीसरा हमारा प्रोफाउंड है। तो माइल्ड को हम यहाँ पर कराएंगे मैच ए मोरॉन, मोरॉन को हम बोलते हैं मूर्ख बालक, ठीक है। उसके बाद में मॉडरेट एंड सीवियर, इनको बोलेंगे हम इम्बेसाइल्स, इनको हिंदी में बोलते हैं मूड बालक, ठीक है। और लास्ट जो इंटेलिजेंस की क्लासिफिकेशन में होता है प्रोफाउंड, बहुत ज़्यादा गंभीर, जिनको हम बोलते हैं ईडियट, ठीक है। ये जो ईडियट होते हैं इनका जो आईक्यू लेवल होता है 25 के आगे पीछे होता है, बहुत सबसे मतलब लोएस्ट लेवल है इंटेलिजेंस का ईडियट, या जिनको बोलते हैं जड़ बुद्धि बालक। तो देखेंगे ए का तीसरा, बी का पहला और सी का दूसरा, तो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन ए होगा, ठीक है। इसी तरह हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिस्प्रेक्सिया, यहाँ पर बात हो रही डिस्प्रेक्सिया, डिसेबिलिटी है हमारी लर्निंग, ठीक है। और डिस्प्रेक्सिया को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, डिस्प्रेक्सिया को हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं जो डिसेबिलिटी होती है ये मोटर डिसेबिलिटी होती है। प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम होती है यहाँ पे फाइन मोटर स्किल जो होती है उनमें प्रॉब्लम्स होती है, कोऑर्डिनेशन नहीं बनता है, डिफिकल्टी रहती है, डिफिकल्टी विद फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गति कौशलों में कठिनाइयाँ होना। प्रॉब्लम विद आई हैंड कोऑर्डिनेशन, आई हैंड का कोऑर्डिनेशन नहीं बनता है, आई हैंड का कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा तो हम बहुत चीज़ें नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ में बॉडी बैलेंस में भी प्रॉब्लम होती है। तो कहने का मतलब प्रॉब्लम विद मोटर कोऑर्डिनेशन। तो पहला यहाँ पे पॉइंट दिया है, कुड नॉट जंप, कुड नॉट रन, हैव पुअर बॉडी बैलेंस, ये तीन ऑप्शन हमारे राइट होंगे डिस्प्रेक्सिया के, क्योंकि ये मोटर जो हमारी कोऑर्डिनेशन है या मोटर जो स्किल है उनसे रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा 6 में, ठीक है। कौन सा, यहाँ पे तीनों ऑप्शन दिए हैं हमारे, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे हो जाएगा राइट, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, प्यूपिल विद डिस्कैल्कुलिया फेस ट्रबल इन, यहाँ पर बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या है, जिन बच्चों को डिस्कैल्कुलिया होती है, ठीक है, अंक गणितीय विकार है, गणितीय विकार जो भी बोल सकते हैं, जिनको नंबर्स में प्रॉब्लम होती है, उनको कौन कौन सी कठिनाइयाँ होती हैं, एक्सप्रेसिंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, जो जटिल अंक गणितीय या गणितीय गणनाओं वाली, ठीक है, समस्याएं होती हैं, उनको एक्सप्रेस करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, रियली में होती हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन को नहीं कर पाते हैं। डूइंग सिंपल कैलकुलेशन, अगर ये सिंपल कैलकुलेशन कर लेते तो डिसकैलकुलिया की कैटेगरी में लाई नहीं करते, तो सिंपल भी नहीं कर पाते हैं। तीसरा है मेकिंग ट्रांजेक्शन इन ए बिजनेस एक्टिविटी, जब हम बात करेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन की तो वहाँ पे एंट्रीज होती हैं, डेबिट क्रेडिट, वहाँ पे नंबर्स रहते हैं, लास्ट में हम वहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, कहीं पे घटेंगे, तो वो भी चीज़ें ये बच्चे नहीं कर पाएंगे, तीनों जो यहाँ पर दी गई प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन आर नोन एज सोशली मेलर्जिस्टेड स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन, यहाँ पर बात हो रही है किस श्रेणी के बच्चों को सामाजिक रूप से कुसमायोजित छात्र के रूप में जाना जाता है। कुसमायोजित बच्चे वो बच्चे होते हैं जो अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं। पहला ऑप्शन हमारा दिया गया चिल्ड्रन डिस्प्लेस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज,
ठीक है। यहाँ पे पहला प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापित बच्चे, फॉर एग्जाम्पल कोई रीजन होता है, कोई प्राकृतिक आपदा हुई और वो अपने घर से अस्त व्यस्त हो जाते हैं, किसी नए प्लेस पे जाके प्लेस हो जाते हैं। ऑप्शन पॉइंट सेकंड दिया गया है यहाँ पे, चिल्ड्रन सेपरेटेड फ्रॉम फैमिलीज ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण बच्चे परिवार से अलग होते हैं। ऑप्शन सी। थर्ड जो हमारा दिया गया SC ST चिल्ड्रन, और ऑप्शन फोर्थ हमारा चिल्ड्रन विद लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। ओके। यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, सॉरी ऑप्शन सी, या जहाँ पर देखो पहला वाला भी हमारा होगा, ठीक है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम जब होगी, बच्चे अपने प्रॉपर प्लेस को चेंज करेंगे। प्लेस का मतलब क्या, कोई प्राकृतिक आपदा हुई वहाँ पर और बच्चों का आवास या जो जिस क्षेत्र में रहते वो चेंज होगा, तो वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे नई जगह जाने के बाद, ठीक है। और यहाँ पर जो गरीबी की बात हो रही है कि गरीबी की वजह से परिवार से अलग हुए, तो वो बच्चे भी समायोजित नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। उनका जो बिहेवियर होता है वो इस तरह का होता है क्योंकि उनकी डेली नीड की चीज़ें फुलफिल नहीं हो पाई थी, माता पिता का ध्यान नहीं गया होगा, वो आर्थिक स्थिति भी होती है वहाँ पे, जब गरीबी है तो वो जीवन यापन ही मुश्किल से कर पाते हैं, ठीक है। और जब हम बात करते हैं यहाँ पे SC ST की, तो जब हमने एक लास्ट वीडियो वहाँ पे डाला गया है, क्लासिफिक वहाँ पे डाला गया स्ट्रक्चर ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम, तो वहाँ पर ये जो कास्ट कम्युनिटी वाला बेस है इसको भी दिया गया है। पुराने टाइम में बहुत होता था लेकिन मॉडर्न टाइम में ये चीज़ें नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हमारा 1 2 3 जिसमें आएंगे वो तीनों रहेंगे, तो सी ऑप्शन को हम यहाँ पर राइट लगाएंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर हमको मैच करना है फिर से डिसेबिलिटीज़ को और जो लर्निंग डिसेबिलिटी है और क्या उनकी प्रॉब्लम है। पहला हमारा डिस्ग्राफिया, तो सीधी सी डिस्ग्राफिया को हम यहाँ पे ऐड ऑन कर देते हैं, सॉरी डिस्ग्राफिया को हम करेंगे राइटिंग, जस्ट ए मिनट वेट, ठीक है। यहाँ पे डिस्ग्राफिया है वो हमारा राइटिंग हो जाएगा, ठीक है। डिसलेक्सिया रीडिंग डिसेबिलिटी हो जाएगी, कैलकुलिया में लॉजिकल और मैथमेटिकल हो जाएगा, डिस्प्रेक्सिया में मोटर एबिलिटी हो जाएंगी, ठीक है। तो ए का फर्स्ट हमारा ए रहेगा ऑप्शन सी, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे राइट, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज ए टिपिकल फीचर एसोसिएटेड विद स्किन पैच डिकॉस ड्यू टू लेप्रोसी, यहाँ पर बात हो रही है कुष्ठ रोग के कारण त्वचा की चकत्ती से जुड़ी विशिष्ट विशेषता है। यहाँ पर बात हो रही है लेप्रोसी की। देखो जब हमारा RPWD एक्ट 2016 दिया गया तो वहाँ पर उन्होंने जो PWD एक्ट 1995 था, 7 टाइप की डिसेबिलिटी थी उनको इंक्रीज कर दिया गया था और यहाँ पर लेप्रोसी को भी यूज मतलब इंक्लूड किया गया था। तो RPWD एक्ट को आप इन डिटेल कौन कौन सी डिसेबिलिटी को इंक्लूड किया गया है अपलोडेड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ऊपर आई बटन में भी आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो जो कुष्ठ रोग वाले व्यक्ति होते हैं उनको क्या प्रॉब्लम होती है, पहला हमारा लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर अफेक्टेड स्किन, यहाँ पर जो प्रभावित त्वचा होती है वहाँ पर संवेदना ना होना। और आपको भी मालूम है कि लिप्रोसी या कुष्ठ रोग वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके जो बॉडी ऑर्गन होते हैं, जो स्किन होती है बहुत सेंसेशन नहीं होती है, सेंसलेस रहते हैं। ऑप्शन बी, स्किन ओवर अफेक्टेड एरियाज अपेयर वेरी डार्क, जहाँ पर वो अफेक्टेड एरिया होती है बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है। ऑप्शन सी, एक्सट्रीम पेन ओवर द अफेक्टेड स्किन, बहुत ज़्यादा पेन होता है, जब उनकी वो एरिया ही सेंसलेस हो जाता है तो पेन का तो कोई बात हो ही नहीं सकती वहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर द अफेक्टेड स्किन, ठीक है। ये हमारा राइट यहाँ पे रिस्पॉन्ड रहेगा। शून्य रहता है बॉडी जहाँ पे चकत्ते रहते हैं, जहाँ पे स्पॉट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, विशिष्ट अधिगम अक्षमता का एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मेंटल रिटार्डेशन, डिसलेक्सिया, ADHD, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो यहाँ पर क्या रहेगा 11 में हमारा रहेगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, डिसलेक्सिया, ठीक है। बाकी मेंटल रिटार्डेशन मानसिक मंदिता है, ठीक है, जो कि बच्चों के जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, ब्रेन डेवलपमेंट होता है, वो मैक्सिमम चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में नहीं कर पाते हैं। ADHD और ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये हमारे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हैं। और जो ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम होती है, ये डेवलपमेंटल विकार है, विकासात्मक विकार, ठीक है। इसमें जो सोशल कम्युनिकेशन होता है, प्रॉब्लम इन सोशल कम्युनिकेशन होती है, सामाजिक संचार कौशल जो है उसमें ये लोग बहुत ज़्यादा पीछे रहते हैं या अपने में खोए रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एन एग्जाम्पल ऑफ ए डेवलपमेंटल डिसऑर्डर
विकासात्मक विकार का उदाहरण है मेंटल रिटार्डेशन, डिसलेक्सिया, एडीएसडी, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका राइट रिस्पॉन्स क्या होगा? ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, ये जो बच्चे होते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम वही कि प्रॉब्लम इन सोशल कम्युनिकेशन, अकेले में रहना चाहते हैं, सामाजिक कौशल का अभाव होता है, संचार कौशल में भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत डाउन होता है, ठीक है, अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम 13। विच ऑफ द फॉलोइंग में अकर इन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन जो है भावबोधक या इसको हम बोल सकते हैं अभिव्यक्ति भाषा विकार में निम्न में से कौन सा शामिल हो सकता है? पहला हमारा लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पीच, बोलने की सीमित मात्रा। ऑप्शन बी डिफिकल्टी लर्निंग न्यू वर्ड्स, नए शब्दों को सीखने में मुश्किल होना। ऑप्शन सी डिफिकल्टी फाइंडिंग द राइट वर्ड्स। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, यहाँ पर जो 13 क्वेश्चन नंबर है हमारा, यहाँ पर हमारे तीनों ऑप्शन रहेंगे, मतलब डी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। कहने का मतलब है यहाँ पर जो इनका वोकैब होता है बहुत लिमिटेड होता है। ठीक है, सीमित मात्रा में बोलते हैं, नए शब्दों को सीखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और जो वर्ड्स होते हैं सही शब्द को ज्ञात करना भी इन्हें मुश्किल होता है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल कॉज ऑफन एसोसिएटेड विद फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, कौन सा एक शारीरिक कारण नहीं है जो अक्सर स्वर विज्ञान संबंधी विकार से जुड़ा होता है? ये हियरिंग इम्पेयरमेंट, क्लेफ्ट पैलेट, स्मॉल फ्रंटल लोब्स, सेरिब्रल पल्सी। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है, पहला है हमारा हियरिंग इम्पेयरमेंट सर्वर दोष, दूसरा हमारा है यहाँ पे भंग तालु, तालु में प्रॉब्लम होना, कोई ना कोई डैमेज होना। स्मॉल फ्रंटल लोब्स, यहाँ पे जो आगे का फ्रंट होता है ललाट जिसको मस्तिष्क बोलते हैं, जो फोरहेड होता है वो छोटा होना। और तीसरा है हमारा, चौथा ऑप्शन हमारा सेरिब्रल पल्सी, मस्तिष्क पक्षाघात। तो यहाँ पर कॉस नहीं होगा, पता क्या नहीं होगा? ऑप्शन सी स्मॉल फ्रंटल लोब्स, आगे का जो हमारा माथा है, जो मस्तिष्क है, ठीक है, आगे का जो फॉरहेड है। देखो जब हम बात करते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट, जब बच्चा हियरिंग इम्पेयरमेंट है, सर्वर दोष युक्त बालक है, जब वो चीज़ों को सुनेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, तो लैंग्वेज डिसऑर्डर तो होना ही है वहाँ पे। चीज़ों को सुनेगा नहीं तो बोलेगा कैसे? और जब हम बात करते हैं तालु की, तालु में अगर कोई फंक्शन में प्रॉब्लम है तभी बोलने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और मस्तिष्क वाला ऑलरेडी आपका रिलेट रहता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्निक यूज टू एड्रेस स्टर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो क्वेश्चन हमारा इसका सीधी सी हिंदी है, इनमें से कौन सी तकनीकी का उपयोग हकलाने को संबोधित करने के लिए किया जाता है? पर्पसफुल स्पीच, जिसको बोला जाता है उद्देश्यपूर्ण भाषण, प्रैक्टिकल स्पीच, जिसको बोला जाता है व्यवहारिक भाषण। ठीक है, तीसरा हमारा डिलेड स्पीच, विलंबित भाषण, और अगला है हमारा प्रोलॉन्ग्ड स्पीच, जिसको बोला दीर्घकालीन भाषण। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही उस बच्चे की जो बच्चा हकलाता है। ठीक है, तो हकलाने वाले बच्चों का वहाँ पे क्या करेंगे, उनको जो वर्ड्स दिए जाएंगे कोशिश करेंगे कि वो वर्ड्स को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पार्ट में करके बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है हमारा अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पर जो बच्चे को प्रॉब्लम है अंडर अलग बोलेगा, ठीक, प्लस स्टैंड और प्लस आईएनजी, इस तरह से वर्ड्स को हम ब्रेक कर देंगे वहाँ पे, तो ये हो जाएगी हमारी प्रोलॉन्ग्ड स्पीच। ठीक है, यहाँ पे राइट रहेगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया कैन बी यूज टू डिफाइन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 16, बौद्धिक अक्षमता को परिभाषित करने के लिए निम्न मानदंडों में से किसका प्रयोग किया जाता है? पहला है हमारा सिग्निफिकेंटली बिलो एवरेज इंटेलिजेंस फंक्शनिंग, हिंदी में इसको हम बोलेंगे उल्लेखनीय ढंग से औसत से नीचे बौद्धिक कार्य। ऑप्शन बी इम्पेयरमेंट इन एडेप्टिंग फंक्शनिंग जनरली, हिंदी में हो जाएगा सामान्यतः अनुकूली जो कामकाज होते हैं उनमें लॉस होना, उनमें हानि होना। ऑप्शन सी दीज डिफिक्ट्स शुड बी मैनिफेस्ट बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर ओल्ड। यहाँ पर बात हो रही है ये सभी जो विसंगतियां हैं ये सभी 18 वर्ष से पहले मैनिफेस्ट बाहर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये सभी क्राइटेरिया हैं जो डिफाइन करेंगे, डिसाइड करेंगे कि बंदा जो है, पर्सन है,
इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला है। और क्वेश्चन ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर 17। व्हाट इज हिडन डिसेबिलिटी? यहाँ पर बात हो रही छिपी अक्षमता, मतलब जो कि हम सामने से देखकर इजीली नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं। पहला है हमारा ऑप्शन समवन हु इज फेयरफुल ऑफ गोइंग आउटसाइड ऑफ देयर हाउस, एक ऐसा व्यक्ति जो घर के बाहर जाने से डरता है। ऑप्शन बी ए डिसेबिलिटी दैट इज नॉट ऑब्वियस बाय लुकिंग एट समवन, एक ऐसी दिव्यांगता या विकलांगता जो किसी को देखकर स्पष्ट नहीं होती है। ऑप्शन सी देयर इज नो हिडन एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी, ऐसी कोई डिसेबिलिटी नहीं होती। ऑप्शन ए एंड बी बोथ। तो यहाँ पर 17 की जब हम बात करते हैं तो ए हमारा यहाँ पे रहेगा ऑप्शन बी राइट रहेगा। ए डिसेबिलिटी दैट इज नॉट ऑब्वियस बाय लुकिंग एट समवन, ऐसी दिव्यांगता या विकलांगता या क्षमता जो किसी को देखकर स्पष्ट नहीं होती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए हिडन डिसेबिलिटी? यहाँ पर अब बात हो रही कौन सी हिडन डिसेबिलिटी है। ऑटिज्म, एडीएसडी, बाइपोलर, ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ऑटिज्म हो जाता है हमारा यहाँ पर, एडीएसडी हो जाता है, बाइपोलर हो जाता है। ठीक है, बाइपोलर वाले में दो बिहेवियर रहते हैं, कभी किसी में चले जाते हैं कभी किसी में चले जाते हैं। एडीएसडी वाले बहुत जल्दी हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारी जो टाइप है एक इसके हिडन डिसेबिलिटी के टाइप है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड समवन विद कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट, ध्यान से सुनिएगा, यदि आप किसी संप्रेषण अक्षमता वाले व्यक्ति की बात नहीं समझ सकते। यहाँ पर बात हो रही है कोई बच्चा ऐसा है यहाँ पर जो संप्रेषण अक्षमता कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर। ऑप्शन ए डू नॉट आस्क द पर्सन टू रिपीट व्हाट दे हैड सेड बिकॉज यू माइट ऑफेंड देम। पहला ऑप्शन है उस व्यक्ति को दोहराने के लिए ना कहें जो उन्होंने कहा, क्योंकि आप उन्हें अपमानित कर सकते हैं। हम ऐसा सोचते हैं ना, किसी ने कुछ कहा है और हम उसकी बात को नहीं समझ पाए तो हम उससे दोबारा ये मन में हम सोच रहे हैं कि हम उससे रिपीट करने को नहीं कहेंगे, नहीं तो हो सकता है कि वो नाराज हो जाए वहाँ पर या वो अपने आप को अपमानित महसूस करे। दूसरा, जस्ट प्रिटेंड यू अंडरस्टैंड देम एंड होप यू गेस्ड व्हाट दे सेड, ये हम ऐसा प्रतीत करते हैं, वहाँ पे दिखावा करते हैं कि हम समझ गए उन्होंने क्या कहा और अपना आइडिया लगा लेते हैं। तीसरा, पोलाइटली आस्क द पर्सन टू रिपीट व्हाट वाज सेड एंड रिपीट इट बैक टू मेक श्योर व्हाट यू सेड इट करेक्ट। आप विनम्रता पूर्वक उस व्यक्ति से कहेंगे कि आपने जो कहा कृपया उसको एक बार फिर से दोहराएं जिससे स्पष्ट हो जाए आपने क्या कहा है। तो सीधी सी बात यही ऑप्शन सी सही रहेगा। अब ऐसा भी नहीं किसी ने कुछ कहा आपको समझ नहीं आया आप ऐसे ही उसका आंसर दे रहे हैं अनुमान लगा के इसने क्या कहा होगा। तो सीधी सिंपल वे में पोलाइटली होके विनम्रता पूर्वक उससे आप कहेंगे प्लीज रिपीट द सेंटेंस या जो भी चीज़ है। ऊपर के दो करेंगे तो वहां पर आप चीज़ों को समझेंगे नहीं तो मीनिंगलेस हो जाएंगे, कहना कुछ और चाहेगा समझेंगे कुछ, रिस्पॉन्स कुछ और देंगे। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20। ठीक है, गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, यहाँ पर बात हो रही प्रतिभाशाली बालकों की, बच्चों की, क्या क्वालिटी इनकी होती है। तो देखो प्रतिभाशाली बच्चों की जब हम बात करते हैं 120 से एवं इनका आईक्यू लेवल होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। इंडिपेंडेंट ऑफ सॉरी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा हमारा। ठीक है, इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं, किसी दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंडिपेंडेंट बच्चे होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे, क्योंकि इनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है और इंटेलेक्चुअल सुपीरियर होते हैं, चीज़ों को बहुत सिस्टमेटिक वे में करते हैं, इंटेलिजेंस लेवल इनका हाई लेवल का होता है। तो यहाँ पर क्या, और यहाँ पर जो दिया गया है नीचे ऑप्शन डी इंट्रोवर्ट, तो ये बच्चे इंट्रोवर्ट नहीं होते एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो ये तो होगा नहीं। इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर, ठीक है, पहला हमारा नॉन असर्टिव ऑफ देयर नीड्स, तो ऑप्शन बी हमारा जो रहेगा वो राइट रहेगा। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए इंक्लूसिव एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे गए हैं और होप जो आप आगे के एग्ज़ाम देंगे जहां पर सेक्शन रहेगा इंक्लूसिव एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन, क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।